हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीनिया विद मनीष। आज एक प्रॉब्लम फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस लॉज की सीरीज़ में प्रॉब्लम नंबर 18। और पिछले दो वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी शुरू की हैं। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में 68 टू 72 सेक्शन आपके हैं, और जिसमें सेक्शन 68 एंड 69 हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और लीडिंग केस के बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं, और आशा करते हैं आपको समझ में भी आई होगी। अब इसी सिलसिले में आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम 18, जो कि सेक्शन 70 पे बेस्ड है। ठीक है। और इसमें जो है आपकी जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ए ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक। तो एक जो व्यापारी थे ए, उन्हें गलती से अपना कोई गुड्स बी के हाउस में छोड़ दिया। बी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन। वॉट आर एज राइट। बी ने क्या किया, उसको अपने गुड्स के जैसा यूज कर डाला। क्लियर। तो यहाँ पे बताना आपको ये है कि ए के पास क्या राइट्स अवेलेबल। तो ये क्वेश्चन ICWA 1973 एंड 74 में पूछा गया था। अब ये पहले ICWA होता था, अब ये CMA के नाम से एग्ज़ाम होने लगा है। तो इस प्रॉब्लम को तो आप समझ गए होंगे, बहुत इजी सी है, और इसमें जो लॉज लगेंगे वो भी बहुत इजी हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में लिखा है ए हैज़ गॉट द राइट टू रिसीव मनी फॉर द गुड्स। ठीक, ए के पास राइट है कि वो मनी रिसीव करे। क्यों? सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज that where a person lawfully delivers anything to a person without intending to do so graciously, and the other concerned enjoys its benefit, the former must be compensated by the party benefited. तो ये सेक्शन 70 कहता है कि अगर आपने लॉफुली कोई चीज़ ऐसे डिलीवर कर दी, लेकिन आपने जब डिलीवर करी तो आपकी इंटेंशन नहीं थी कि आप वो एक्ट ग्रेशियसली कर रहे हैं। ग्रेशियसली का मतलब क्या है? जहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, गिव एंड टेक नहीं। देखिए, सिंपल इसको ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कि मैं आपको कोई गुड्स डिलीवर कर रहा हूँ और वो मेरे नॉन ग्रेशियस एक्ट में आता है, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कंसिडरेशन फॉर इट। तो कुछ दे रहे हैं तो कुछ ले रहे हैं, वो हो गया नॉन ग्रेशियस एक्ट। क्लियर। ग्रेशियस एक्ट क्या हो गया कि जहाँ पे लेन देन इन्वॉल्व नहीं है, आप वॉलेंटरली कर रहे हो। ये जो बेसिक डिफरेंस लॉज में बताया जाता है, ये वो है। तो यहाँ पे वो उसको उसके हाथ से वो चीज़ें गुड्स उसके घर पे रह गई। उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो ग्रेशियस एक्ट कर रहा। ठीक है। तो ग्रेशियस एक्ट नहीं था, ये क्या था? नॉन ग्रेशियस था। अब here A the tradesman leaves the good at B's house by mistake, not intending to do so freely. फ्री थोड़ी ना दे गया था कि आप छोड़ जा रहे हैं और आप इसको यूज कर। अगर ऐसा होता तो ए के पास कोई वो राइट नहीं होता कॉम्पनसेशन रिसीव करने का या मनी रिसीव करने का। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि वो फ्रीली इस काम को नहीं कर रहा था, उसकी इंटेंशन फ्री नहीं करनी। ठीक। बी ट्रीट्स देम एज हिज ओन एंड एंजॉयज देम। बी ने उसको अपने गुड्स के जैसा ट्रीट करके और उसको एंजॉय किया, उसको यूज़ किया। तो हेंस बी मस्ट कॉम्पनसेट ए फॉर इट। ये इसका सॉल्यूशन। अब इसको अगर लॉ को हटा दीजिए और ऐसे ही सोचिए कि आपका कोई फ्रेंड आपके घर पे घूमने आया, बात करने आया या मिलने आया। ठीक है। और उसके साथ कोई चीज़ थी, कोई गुड्स थे, और वो गलती से छूट गए। तो जनरली आप क्या करेंगे? जनरली आप ये करेंगे कि उसे एक रिमाइंडर देंगे, भाई देखो तुम ऐसा लेके आए थे और तुम्हारे गुड्स यहाँ पे छूट गए, बताओ तो वहाँ पहुँचा दें या तुम आके ले लो। ऐसा करके आप करोगे ना। तो जनरली जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं, ना कि आप उसको यूज़ कर लेंगे। और अगर आपने उसको यूज़ कर लिया
तो वो बंदा इसको ग्रेशियसली इस काम को करके नहीं गया था। खैर, तो ऐसे केस में आपको उसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। जो लॉजिकली बात कहती है वो ये करती है। अगर इसको लॉ को हटा दीजिए और वैसे भी बात करिए तो हम लोग ऐसा ही करते हैं। ऑल्दो तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी के गुड्स अगर हमारे घर पे छूट गए तो हम लोग उसको यूज़ थोड़ी ना कर देते हैं, खा लिया, ख़त्म कर लिया, यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होता। हम लोग उसको रिटर्न करते हैं। और अगर आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, कंज्यूम कर ले रहे हो, तो फिर आप उसका बेनिफिट उठा रहे हो। नॉन ग्रेशियस एक्ट है तो इसलिए आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ये क्या है? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ए ने बी से कहा कुछ नहीं, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड फॉर्म में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, लेकिन आपने चूंकि बेनिफिट उठा लिया उस एक्ट का, तो आप लाइबल हो गए। क्यों? क्योंकि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं होना चाहिए, अनजस्ट बेनिफिट नहीं होना चाहिए। नो मैन शुड गेन बेनिफिट आउट ऑफ एनी वंस लॉस, या नो मैन शुड ग्रो रिच आउट ऑफ एनी वंस लॉस। तो ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहता है, तो यहाँ पे ये होगा। आशा कर रहे हैं आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि ऐसे सिमिलर केस में क्या होगा। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट में फिर वही आपको डायग्राम मैंने दिखा दिया। सेक्शन 68 69 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? सेक्शन 70। सेक्शन 70 में क्या लिखा है? ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन enjoying द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है? नॉन ग्रेशियस एक्ट लिखा है। सेक्शन 70 ये कहता है कि अगर आपने नॉन ग्रेशियस एक्ट का बेनिफिट उठाया तो आपका ऑब्लिगेशन बनेगा। इसमें कहीं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? दिस इज एन ऑब्लिगेशन विच इज इम्पोज बाय द लॉ। और यही कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की खासियत है कि ये सर्कमस्टांशियल, मतलब पार्टी अपने मन से या अपनी इंटेंशन से अपने एक्सप्रेस या इम्प्लाइड फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर करती। दिस इज समथिंग विच इज इम्पोज बाय द लॉ एंड यू आर लायबल टू पे। ठीक है? तो अगर नॉन ग्रेशियस एक्ट का आप बेनिफिट इंजॉय करो, तो नॉन ग्रेशियस एक्ट क्या हो गया? जहाँ पे आप फ्री में कोई चीज़ नहीं कर रहे उनके लिए। ठीक। अब नेक्स्ट आप बात आती है, तो नेक्स्ट में आप ये देखिए कि रेफरेंस में आपको क्या क्या देखना। तो फिर वही चीज़ है, आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक बार आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे, सेक्शन 68 टू 72 है क्या, जितने केसेस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, आपको सब ये बुक में मिलेगी। आप वहाँ देख के फ़ायदा क्या होगा, आप यहाँ से पढ़ के मेरे से सुन के समझ लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे तो आशा करते हैं कि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वही वहाँ पे लिखा है, या ये कह लीजिए कि जो वहाँ पे लिखा है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक। तो रेफरेंस में आपको पहला ये देखना है। सेकेंड आपको देखना है ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट, सेक्शन 70। ठीक। अब बहुत सारे स्टूडेंट, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ग्रेशियस एंड नॉन ग्रेशियस एक्ट को लेके बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको एकदम इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। नॉन ग्रेशियस एक्ट का मतलब क्या हो गया? कि जहाँ आप किसी के लिए फ्री में कोई वॉलेंट्री कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, आप कोई दान दक्षिणा नहीं दे रहे हो, आपकी इंटेंशन नहीं है कि आप फ्री में कोई चीज़ करें। ग्रेशियस एक्ट जहाँ पे आप किसी को फ्री में वॉलेंटरली कोई फ्री सर्विस दे। एक छोटा सा एग्जांपल, कोई इंसान नदी में डूब रहा है, और आपको स्विमिंग आती है, आप गए, आपने कूद के उसको बचा लिया, किनारे लेके आए, उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग वगैरह दी, पेट वेट दबाया, पानी निकल आया, बच गया भैया, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आप उससे कहते हो कि लाओ 2,000 रुपये निकालो। क्या 2,000 रुपये किस बात के? क्या मैंने तुम्हारी जान बचाई। हाँ, तो ये ग्रेशियस एक्ट है जहाँ पे आप उनकी हेल्प कर रहे हो लेकिन रिटर्न में आपने कुछ नहीं सोचा। क्लियर है? लेकिन नॉन ग्रेशियस एक्ट क्या होता है? जहाँ पे आप किसी को कोई चीज़ इस तरीके से दे रहे हैं या आपकी की हुई किसी चीज़ का वो बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं, तो वो आपके लिए लायबिलिटी बनती है, ऑब्लिगेशन बनता है। अब इसी पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम पे बेस्ड ये केस है
दामोदर मुदालियर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। साइटेशन भी लिखा हुआ है। तो ये केस क्या है, बहुत इजी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, मैं इसके फैक्ट्स ऐसे ही बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक इरिगेशन टैंक था। इरिगेशन टैंक मतलब समझते होंगे, सिंचाई के लिए जो यूज़ किया जाता है। और उस इरिगेशन टैंक का गवर्नमेंट और एक ज़मींदार थे जो कि जॉइंट ओनर थे। क्लियर। और उस इरिगेशन टैंक का यूज़ किस लिए किया जाता था, जो ज़मीन थी उसकी सिंचाई के लिए, है ना। खेत होते हैं ना, खेतों की सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत होती, तो वो इरिगेशन टैंक बनाया गया था, विच वॉज ओन जॉइंटली बाय ज़मींदार एंड द गवर्नमेंट। ठीक। तो उससे क्या होता था कि दोनों की खेतों की सिंचाई होती, एक खेत वैसा जो गवर्नमेंट यूज़ करती थी, एक खेत ऐसा जो वो ज़मींदार के थे, और उससे इरिगेशन टैंक से जो पानी निकलता था वो दोनों के लिए काम आता था। ठीक। अब इरिगेशन टैंक में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो गवर्नमेंट ने उसको रिपेयर करा दिया। ठीक है। रिपेयर कराने के बाद मान लीजिए, अभी ना फैक्ट्स में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत होती, यू शुड नो द लॉ। फैक्ट्स, बहुत सारे केसेस पढ़ लीजिए तो फैक्ट्स कभी कदार दिमाग से उतर जाते हैं। तो आपको फैक्ट्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए, लेकिन लॉ ज़रूर पता होना चाहिए कि बेसिकली इस केस में क्या हुआ। तो गवर्नमेंट ने उसका रिपेयर कराया। अब मान लीजिए कि 2,000 रुपये का खर्चा आया इरिगेशन टैंक के रिपेयर में। तो वो गवर्नमेंट ने ज़मींदार साहब जो दामोदर मुदालियर थे उनसे मांगा कि भाई इसमें ना 2,000 रुपये खर्च हुए, आप 50-50 हम लोग को पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जॉइंट ओनर हैं और दोनों ही इस चीज़ का बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं। ठीक। ज़मींदार ने मना कर दिया। तो एक्चुअली इसमें क्या होगा कि उनको पैसे देने पड़ेंगे, जो 1,000 रुपये उनके थे वो उनको देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि ये नॉन क्रैशियस एक्ट था। इरिगेशन टैंक गवर्नमेंट बना रही तो फ्री में आपको सेवा नहीं देगी, क्योंकि आप जॉइंट ओनर हैं तो आपकी बराबर की लायबिलिटी बनती है और वो आपको देना पड़ेगा। तो ऊपर का पॉइंट जरा एक बार फिर से पढ़िएगा, तो लिखा है ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट। तो जो इरिगेशन टैंक रिपेयर कराया गवर्नमेंट ने, क्या वो नॉन ग्रेशियस एक्ट था? यस। और उसका बेनिफिट एंजॉय किया उस पार्टी ने, मतलब जो ज़मींदार थे। जी। तो अगर ऐसा है तो उनका ऑब्लिगेशन बनता है, सिंपल सा। ठीक। तो उनको पे करना पड़ेगा। ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी ऐसा ही बोला। अब ये अगला रेफरेंस में जो मैंने लिखा है, ये मैं आज आपको बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि पिछले 2 बार से मैं बता रहा हूँ कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है क्या। ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने ये वीडियो मैंने बीच से पकड़ा और वो यहाँ से देख रहे तो पीछे का नहीं समझ में आएगा। बेहतर ये है कि पीछे के भी जो 2 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के मैंने आपकी प्रॉब्लम्स बनाई हैं उनको भी देखिए। अगर ये पांचों एक लाइन में आप देख रहे हो तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। फिलहाल क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट और अनजस्ट बेनिफिट, तो नो मैन शुड ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है। तो ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था। फिर से थोड़ा सा समराइज कर दे रहे हैं चीज़ों को, और इसके बाद हम लोग आते हैं कि और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सेक्शन 70 में आपको जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो कुछ आपकी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी सेक्शन 70 अप्लाई होगा। ये कहने का मतलब ये है। तो पहला लिखा हुआ है द थिंग्स मस्ट हैव बीन डन लॉफुली। लॉफुली वो चीज़ें करनी है। अब लॉफुल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने हमारे पहले वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बताया कि लॉफुल का मतलब होता है परमिटेड बाय लॉ। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, हैं। एंड इट मस्ट हैव बीन डन बाय ए पर्सन नॉट इंटेंडिंग टू एक्ट ग्रेशियसली। तो वो उसकी इंटेंशन ग्रेशियस एक्ट की नहीं होनी चाहिए, नॉन ग्रेशियस कर रहा है। तो ये जो दामोदर मुदालियर वाले केस में था वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। फिर हो गया पर्सन फॉर हुम द एक्ट इज डन मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ, मतलब जिसके लिए ये काम किया गया, ठीक है, उसने उसका बेनिफिट एंजॉय किया हो, ये बहुत ज़रूरी है।
अगर वो ज़मींदार को उस पानी का बेनिफिट नहीं मिलता, तो फिर ये सेक्शन नहीं अप्लाई होता। चूँकि वो जॉइंट ओनर्स थे और जो भी वो काम किया उसका बेनिफिट उन्होंने भी एन्जॉय किया, तो उनका ऑब्लिगेशन बनता है। ठीक है? तो ये रेफ़रेंस में आपको ये सेक्शन पढ़ना है। अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हर सेक्शन के लिए मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी हैं कि ये कंडीशन सैटिस्फाई होंगी तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा। ठीक? तो वो चाहे 68 था, चाहे 69 था, दोनों में ये चीज़ें थी और 70 में भी हो गई। ठीक है? अब इसके बाद आपको मुझे ये बताना है कि ये केस लॉ, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको कितनी समझ में आई? कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए मेरे से और उसके बाद हम आगे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनिया विद मनीष।